अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SY वॉइस। पेश खिदमत है खूबसूरत चुड़ैल बाय आबिद अली जाफरी। एक सफ़ेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही थी, सना ही है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई है और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। सफ़ीर भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है। आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। काफ़ी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोश ही रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि बेटा, इसको माफ़ कर दो, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। उसकी ये सज़ा बहुत है कि सबके सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहाँ से चले गए। मैं उसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किस तरह पूरा हो। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान में एक शोर से जाग उठा था। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे थे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ रहे थे। कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्र पर मैं खड़ा था वो भी मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को माफ़ कर दिया है, अब तुम भी इसको माफ़ कर दो। मैंने उनकी एक ना सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझ पर खबरों से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे। लेकिन कोई भी पत्थर मुझे ना लगा, सब करीब जाकर गिरते रहे। एक सनसनीखेज कहानी। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के ज़रिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम, मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन? तुमको कौन मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हो रहा था। मैं अचानक उसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है और मैं गैर शादीशुदा हूँ और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं उसके घर पहुंच गया। उसका घर 3 कमरे पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और छोटा सा सहन, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदे के घोंसले बने हुए थे। सहन में होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैं देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के ऊपर ताज़े खून के निशान थे। मैं खिड़की के ज़रिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के नंगे पाँव थे, यानी कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान उसके पाँव के ज़रिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता ना चला। लेकिन वो कातिल हो सकता है, भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के ज़रिए बाहर आ गया। मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। या यूं पायों के निशान टॉर्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे, लेकिन ये क्या, ये निशान तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार की थी। पर मैं नहर पार नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानिब इस पाँव के
निशान तलाश करने लगा। जल्द ही ताज़े पाँव के निशान मिल गए। ये निशान खबर की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता। अगर आपने साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाई भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ दो आदमी लिए और बाकी वहाँ शवाहिद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीमी मालूम होता था। मैंने पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थीं। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या अकबर की किसी से ज़ाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी इंसान था। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो उसकी शादी कब और कहाँ हुई थी और उसने बैंक से छुट्टी ली थी? सर, सुबह उसकी हाजिरी थी। सना से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे। गोया इन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली थी। इंस्पेक्टर साहब, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए थे। इसके चचा ने उसे पाला था, इसलिए उन्होंने भी शादी में देर नहीं की थी। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन भी उनके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज़ दी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी है। हम एक तरफ दरख्त में चले गए। वहाँ काफ़ी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी। और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब उनके पाँव में खून जम चुका था और वो बेहोश थीं। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी और उनको अस्पताल ले गए। भाभी का काफ़ी देर से बेहोश थी और वो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान में कैसे आई हैं। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ़ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था। वो तो अकबर की ज़िद के पीछे खामोश थे। अकबर ही ज़िद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी उसने अपनी पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ ही दिन हुए थे और अभी तक अकबर की छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था? क्योंकि जब तक आपने किसी से मिलते जुलते नहीं, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और उसकी तबीयत कैसी है? आज इस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश है और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर की वालदा साहिबा अस्पताल में ही थे। उनको पता था कि भाभी वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर होते थे। हमेशा की तरह मैं फारिग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने सारा वाक़या खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया। काफ़ी देर के बाद बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब? कैसे केस? खान अकेला घर, आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था और उसके घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक और एक अनजान लड़की से। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या ज़िंदा है? हाँ, वो ज़िंदा है और अस्पताल में दाखिल हैं और बेहोश हैं। चलो सफ़ीर अस्पताल चलते हैं, वहाँ पर ही बात वाज़ेह होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो अकरम भाई वहाँ पर मौजूद थे। अकरम भाई, भाभी को होश आया? नहीं, वो अभी तक बेहोश है। टेस्ट हो रहा है। वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मरीज़ा कैसी हैं और होश कब तक आ जाएगा? वो ख़तरे से बाहर है, होश भी जल्दी आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं उसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी हैं, अकरम ने कहा। इसको जानते हो? आओ मेरे साथ, बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया कि सफ़ीर, ये सना लड़की है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दूल्हा के साथ हमें इसी की तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही थी। ये क्या कह रहे हो? क्या सनम भाभी
कातिल है अकबर की, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही जा रहा है। मैं तुम सबूत दे सकता हूँ। हर मख्तल की शादी के पहले दिन जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम शादी के बाद 2 हफ्ते मिलती मिलती हैं। और जीप तक ये लड़की अपना काम करके गायब नहीं हो जाती। लेकिन ये अब की बार किस तरह से पकड़ी गई है कुछ समझ नहीं आ रही। वो असल में अकबर ने कत्ल होने से पहले ही मुझे ये बात की थी, तो मैं फौरन निकल पड़ा। 5-10 मिनट में उसके घर पहुंच गया था। तो शायद ये इस वक्त अपना काम करके निकली ही होंगी। इसका पीछा किया, ये नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो वो खून के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस का ये चक्कर है तो हमें किसी दम रूज वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सफीर, तुमने ठीक कहा। एक जानने वाला है बुजुर्ग, वो अमल करते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज वाली आ गई, बुजुर्ग के पास से ले गया। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनके आस्थाने पर हर वक्त हुजूम होता था, कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी इसलिए वो हमारा मुंतजिर था। इंस्पेक्टर साहब सारी बात हकीकत बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो अमल मुंह में पड़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत या इसको खात्मा करना चाहते हो? सख्त सजा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले ये तो बताएं कि वो है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है। की बेटी है और उसका इंसान छोड़कर चला गया है। चुड़ैल माँ ने मार दिया था। माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिल्ला काट कर अपनी कैद में कर लिया था। इसकी परवरिश इंसानों में हुई है। उसके चचा उसकी हकीकत से नाइल्म था। उसको अभी तक उसके बारे में नहीं पता। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं, नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। कोई इस पर एतमाद कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक बूझती है, फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपना शोहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब उसके चचा को इस हादसे का पता चलता है तो वो बेचारा उसकी तलाश में थानों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशन वगैरह न जाने कहाँ कहाँ तलाश करता है। और जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। तो क्या हर बार चचा उसको जहर देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोर और थकावट भी महसूस करती है। और इस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई। क्योंकि अब उस पर थकावट तारी हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या इसको ख़त्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसकी मौत उस गोली से वाक़या हो जाए। उसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो उसको सज़ा उसे तकलीफ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि वो ये गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहली रात किसी पुरानी खबर पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों का शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी खबर पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है और हिसार से बाहर नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, चाहिए मेरी आवाज़ आए या मैं खुद ही आऊँ या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, तुमने किसी की भी बात पर अमल नहीं करना है। बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती हैं और वो एक चुड़ैल की बेटी हैं। रात का वक्त था। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। मुझे इतला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई हैं। इस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने इसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सफ़ीर भाई, अब वो चिल्ला करना ही और ज़रूर करना होगा। खुदा ना करे
वो कोई काम कर दे और किसी की और की जान चले जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया और मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ तो छुट्टी ले ली है? हाँ जी। ठीक है, चाहिए चाय पी लो, हम सना भाई के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो उसके घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए इसको दफन करने के लिए सब लोग उसके आबाई गांव गए हुए थे। क्या सना भाभी इनके साथ हैं? जाहिर बात है कि सना बाजी चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनका गांव का नाम क्या है? लाल सुंदर वाला है, और वो मोटरवे के साथ है। फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस बात का फ़ायदा उठा लो सफ़ीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से शुरू कर लो। इंस्पेक्टर खान, तुम बेशक उसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहाँ नहीं है या वहाँ से गायब होती है तो मुझे इत्तला देना, फिर मैं अमल से बताऊंगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह आप हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुराने दरख्त के पास एक पुरानी खबर मिल गई। मैं उस पर निशान लगाकर आ गया और खाना खाकर सो गया। मेरी आंख शाम को 5 बजे खुली। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने हिसार खींचा तो इस खबर पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव का गया हुआ था। मैं घर आकर सो गया। दिन को बहुत सी कॉलें आईं लेकिन मैंने नहीं ली। शाम के 5 बजे के करीब मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी खराब मालूम होता था। चांद का कोई नामो निशान ना था। हवा तेज से तेज होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला था तो मौसम साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम खराब हो गया। खैर मैं इल्म करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा। हवाएं तेज तेज चलने लगी। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये क्या बारिश हिसार के बाहर हो रही है और जिस जगह मैं था वहाँ कोई असर ना हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पानी का एक खतरा भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था, चांद नजर आ रहा था और चांदनी हर चीज़ को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से कुछ पहले इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ दिखाई दिया। खान ने कहा, सफ़ीर ये अमल, ये चिल्ला छोड़ दो। हमने सना को मार दिया है, अब वो लेकिन इस वक्त मैं खामोश होश में था। मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला चिल्ला कैसे छोड़ सकता था? मैं चिल्ले में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त। क्यों देर कर रहे हो? अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? आओ मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं घर लौट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को अपना टाइम पर उठा और अपना सख्त इम्तिहान होने वाला था और मैं उसके लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की थी, क्योंकि पहले मैं घर में अदा करके जाता था। चिल्ला मैंने अपने टाइम पर शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सफ़ेद साफ में मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है। उन्होंने बहुत खूबसूरत मासूम सूरत बनाई हुई थी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। सफ़ीर भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है, आइंदा मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। काफ़ी देर खड़ी रहीं, फिर खामोश और मायूस होकर चली गईं। कुछ देर बाद खामोश रहीं और फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि बेटा, इसको माफ़ कर दो। वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। उसकी यह सज़ा बहुत है कि सबके सामने उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा कहीं सभी वहाँ से चले गए। मैं इसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किसी तरह पूरा हो। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान में एक शोर से जाग उठा था। खबरों से मुर्दे निकलने लगे थे, दरख्त टूटने लगे थे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ रहे थे। कुछ दरख्तों को आग लग गई थी। जिस दरख्त पर मैं बैठा था वो भी मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी।
फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को माफ़ कर दिया है, तुम भी इसको माफ़ कर दो। मैंने उनकी एक ना सुनी। वो गुस्से में आ गए और मुझ पर खबरों से पत्थर उठाकर फेंकने लगे। कुछ देर ये अमल जारी रहा, फिर सब मुर्दे मेरे पास आने लगे। वो पुरानी खबर भी मुझे परेशान कर रही थी। किसी बुढ़िया की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अमल जारी रखा कि अचानक सब शोर ख़त्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो सना चुड़ैल की बेटी बेहोश पड़ी थी। दूर से मुझे इंस्पेक्टर खान आता हुआ दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खान ने बेहोश सना पर फायर किया और उसको हमेशा की नींद सुला दिया।